वेलकम टू द QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, हम आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक जो है QSO को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को डिस्कस किया कि जो फैक्ट है वो किन किन सूरतों के अंदर रेलेवेंट होगा, एडमिसिबल होगा और उसके बारे में एविडेंस जो है उसको रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। आज हम बेसिकली चैप्टर नंबर जो 4 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि औरल एविडेंस के साथ डील करता है। ऐसा समझ लें कि QSO का ऑपरेटिव पार्ट स्टार्ट हो गया है कि रेलेवेंट तो हो गया कि क्या क्या चीज़ रेलेवेंट है और किस किस चीज़ के बारे में आप एविडेंस देंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम औरल एविडेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमें बताएगा कि भाई एविडेंस रेलेवेंट चीज़ के बारे में किस तरीके से दी जाएगी, किन मैनर्स के अंदर दी जाएगी। तो आर्टिकल नंबर जो है वो 70 से लेकर आज हम 71 तक जो है डिस्कस करेंगे, जो कि ज़ुबानी शहादत के साथ डील करता है। देखें, जब भी किसी शख्स ने अपना कोई फैक्ट साबित करना होता है तो उसके लिए वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है। वो औरल भी हो सकती है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। अब आर्टिकल नंबर 2 की जो सब क्लास C है वो हमें बताती है कि भाई एविडेंस दो तरह का है, एक औरल एविडेंस है और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और आज हम उस औरल एविडेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 2 की क्लास C की सब क्लास 1 जो है वो हमें बताती है कि वो तमाम तर स्टेटमेंट्स जो कि किसी विटनेस की जानिब से अदालत में किसी मैटर इंक्वायरी के बारे में प्रोड्यूस की जाएँ, उन तमाम स्टेटमेंट्स को औरल एविडेंस कहा जाता है, ज़ुबानी शहादत कहा जाता है। इट मीन्स समथिंग स्पोकन और एक्सप्रेस्ड बाय द माउथ ऑफ अ विटनेस, यानी कोई शख्स बोलकर या एक्सप्रेस करके जो है अदालत में कुछ बताता है तो उसको औरल एविडेंस कहा जाएगा। अब आर्टिकल नंबर 70 जो है वो हमें बताता है कि प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय औरल एविडेंस, यानी जो फैक्ट्स हैं उनको ज़ुबानी शहादत के ज़रिए साबित करना। ठीक है, ये हमें एक रूल बता रहा है कि जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको औरल एविडेंस के ज़रिए साबित किया जाएगा। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय औरल एविडेंस, के जितने भी फैक्ट्स हैं माँ सिवाय मशमूलात दस्तावेज़ के उनको औरल एविडेंस के ज़रिए साबित किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसको एक पार्टी साबित करना चाहती है तो उसको सबसे पहले वो आकर उसके बारे में ज़ुबानी शहादत देगी। मिसाल के तौर पर मैं ये एलिगेशन लगाता हूँ कि फ़लाँ शख्स ने मेरी चोरी कर ली है, तो इसको साबित करने के लिए मुझे औरल एविडेंस यानी ज़ुबानी शहादत देनी पड़ेगी। मैं जाकर जो है बतौर गवाह अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाऊँगा और मेरे साथ जो एक दो और विटनेसेस होंगे उनको मैं लेके आऊँगा और वो अपनी ज़ुबानी शहादत यानी बोल कर अदालत में बयान देंगे कि भाई इस तरीके से वक़ूआ हुआ था। तो ये बेसिकली औरल एविडेंस है। और उसने यहाँ पर एक्सेप्शन दी है कि माँ सिवाय कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साबित करने के लिए आपको ज़ुबानी शहादत नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि उन डॉक्यूमेंट्स को ही अदालत में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर A और B का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रिटन फॉर्म में, उन्होंने जो है उसका एक एग्रीमेंट तैयार करवाया और फिर उनका आपस में कोई इख्तलाफ हो गया और एक पार्टी उस एग्रीमेंट को उठाकर जो है अदालत में चली गई, तो उसको जो है ये नहीं कहेंगे कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, हमने लिखा था और अब मैं ये डिमांड कर रहा हूँ, बल्कि उसको वो एग्रीमेंट भी अदालत में प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये एग्रीमेंट हमारा आपस में हुआ था। अब ये बंदा जो है उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा, लेकिन इन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए हमें सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर औरल एविडेंस जो है हम दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो है उनको आप डॉक्यूमेंट के ज़रिए ही प्रूव करेंगे। आर्टिकल नंबर 35 ये बताता है कि औरल एडमिशंस एज़ टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, के जो औरल एडमिशंस हैं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वो सिर्फ दो सूरतों में होंगे। एक, या तो सेकेंडरी एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करने की इजाज़त मिल जाए, और दूसरी बात ये है कि अगर डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस के ऊपर कोई सवाल जो है अगर पैदा हो जाए, तो फिर जैसे A और B का एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, अब B जो है उस कंडीशंस को फुलफ़िल करने के बजाय वो डिसएग्री कर जाता है, वो कहता है कि भाई ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है इसके साथ, ठीक है। अब उसके
असल होने के ऊपर एक सवाल पैदा हो गया, तो ऐसी सूरत में कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए ऑरल एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है। अदरवाइज़ जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको ऑरल एविडेंस के ज़रिए ही साबित किया जाएगा। तो ये बेसिकली जो है आर्टिकल हमारा 70 था। अब इस 70 आर्टिकल को अगर हम देखें यहाँ पर, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 का, उसके सेक्शन 59 को देखें तो ये बिल्कुल सेम ही है, लेकिन जो इंडियन एविडेंस का सेक्शन 59 है उसमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा है, उसमें एक्सेप्शंस दो दी हुई हैं। एक जो है वो ये कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, और दूसरा वो कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उसको भी आप ऑरल एविडेंस के ज़रिए साबित नहीं कर सकते। जबकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 जो है वो इसके लिए सेपरेट ही मौजूद है। ठीक है, अब ऑरल एविडेंस में वर्बल एविडेंस भी जो है वो इंक्लूडेड होगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आकर जो है वो गवाही दी कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, इस तरीके से इनका एग्रीमेंट हुआ था या मेरे सामने लेन देन हुआ, तो ये ऑरल एविडेंस है। लेकिन एक बंदा है जो कि बोल ही नहीं सकता, तो वो किस तरीके से अपनी ऑरल एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगा? वो अपने साइंस के ज़रिए या अपनी इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए यानी इशारों के ज़रिए अपनी गवाही को रिकॉर्ड करवाएगा, और वो भी ऑरल एविडेंस के ज़ुमरे में ही आएगी। अब हमारा जो है आर्टिकल नंबर 71 है, वो हमें बताता है कि ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। सबसे पहली बात 70 में ये बताई गई कि जितने भी फैक्ट्स हैं उनको ऑरल एविडेंस के ज़रिए साबित किया जाएगा, माँ सिवाय कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के। अब आर्टिकल नंबर 70 हमें बता रहा है कि जो ऑरल एविडेंस होगा वो डायरेक्ट होगा, यानी फ़र्स्ट हैंड नॉलेज होना चाहिए। जो बंदा आकर गवाही दे रहा है उसने खुद उस चीज़ को परसीव किया हो, उसको देखा हो, उसको सुना हो। ठीक है, यानी हियर से एविडेंस नहीं होना चाहिए। अब आर्टिकल नंबर 71 बेसिकली एक्सक्लूजन है हेयर से एविडेंस की, इनडायरेक्ट एविडेंस की, या जो डेरिवेटिव एविडेंस है उसको एक्सक्लूड कर रहा है आर्टिकल नंबर 71। अब हियर से एविडेंस जो है वो क्या होता है? टू स्पीक थिंग्स हियर्ड फ्रॉम समवेयर एल्स, बेसिकली हियर से एविडेंस की एक मिसाल है। यानी एक बंदा है वो ये कहता है कि भाई मैंने फ़लाँ बंदे से सुना कि उसने आकर मुझे बताया कि फ़लाँ जगह पर कत्ल हो रहा था, तो ये हेयर से एविडेंस है। जबकि एक शख्स अगर कहे कि मैंने देखा कि ये बंदा उसको मार रहा था, तो ये डायरेक्ट एविडेंस है। ठीक है, तो ऑरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, आर्टिकल 71 बताता है। वो कहता है कि ऑरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, कि हर हाल में जो ऑरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए, हियर से एविडेंस नहीं होना चाहिए। उसकी जो है आगे हम इसको अगर कंटिन्यू करें तो ये हमें बताता है इफ़ इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन, अगर ये किसी ऐसे फैक्ट के रिलेटेड है, रिगार्डिंग है, जिसको देखा जा सकता है, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही सॉ इट, तो फिर ये उस गवाह का बयान होना चाहिए जो कहे कि जी हाँ मैंने खुद इसको देखा है। अब ये कहते हैं कि ऑरल एविडेंस अब किसी ऐसे फैक्ट के रेफरेंस में है जिसको देखा जा सकता है, तो किसी ऐसे गवाह का बयान होना चाहिए जो आकर अदालत में ये कहे कि जी हाँ मैंने देखा था। मिसाल के तौर पर ए बी को कत्ल कर रहा है और सी इस कत्ल को होते हुए देख रहा है। अब सी आकर जब अदालत में गवाही देगा तो वो यही कहेगा ना कि भाई मैंने देखा कि ए बी को मार रहा था। ठीक है, अब कत्ल होना बेसिकली ऐसा फैक्ट है जिसको देखा जा सकता है, परसीव किया जा सकता है। तो ऐसा कोई फैक्ट जिसको देखा जा सकता है उसके बारे में ऐसा गवाह आना चाहिए जो कहे कि जी हाँ मैंने देखा था कि इस तरीके से जो है वो वक़ुआ हो रहा था। अब आगे चलें, वो कहता है इफ़ इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी हेयर्ड इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही हेयर्ड इट। अब वो कहता है कि अगर कोई ऐसा जो है एविडेंस है जो किसी ऐसे फैक्ट के बारे में है जिसको सुना जा सकता है, तो किसी ऐसे गवाह की गवाही होनी चाहिए जो कहे जी हाँ मैंने सुना था। अब देखें ए जो है बी के साथ सी को कत्ल करने की साजिश कर रहा है और डी इसको सुन रहा है, तो अब ये ऐसा फैक्ट है जिसको सुना जा सकता है। तो अब जो डी है जब वो अदालत में आएगा तो वो यही कहेगा कि जी हाँ
ए जो है बी के साथ सी की कत्ल की साजिश कर रहा था, मैंने खुद सुना, ठीक है, तो ये डायरेक्ट एविडेंस है। अब अगर डी कहे कि जी मैंने फलां शख्स से सुना था कि ए बी के साथ मिलकर सी की कत्ल की साजिश कर रहा था, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। और 71 कहता है कि ओरल एविडेंस हर हाल में डायरेक्ट होना चाहिए। अब आगे चलें, इफ़ इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंस और इन एनी अदर मैनर, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही परसीव्ड इट बाय दैट सेंस और इन दैट मैनर। वो कहता है कि अगर हवास खमसा में से देखना और सुनना तो हो गया, इसमें से हटकर अगर किसी और ज़रिए से, किसी और सेंस को इस्तेमाल करते हुए किसी फैक्ट को जो है वो देखा जा सकता है, परसीव किया जा सकता है, तो गवाह आकर कहे कि जी हाँ मैंने खुद उसको परसीव किया। मिसाल के तौर पर एक शख्स आकर अदालत में गवाही देता है कि भाई हमारे मोहल्ले में कत्ल हुआ था, तो उससे सवाल किया जाता है भाई आपको कैसे पता चला कि कत्ल हुआ था, तो वो कहता है कि भाई कत्ल के कुछ दिन बाद हमारे मोहल्ले में एक अजीब सी स्मेल जो है वो पैदा हो गई थी, और हमने जब जाकर जो है मकतूल के घर में देखा उस स्मेल की वजह से, तो आगे मकतूल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ठीक है। तो अब ये उसने क्या किया, उसने सूंघ कर परसीव किया, ठीक है, हवा से खमसा में से सूंघने की जो हिस्सा है उसको इस्तेमाल करते हुए उसने परसीव किया कि भाई स्मेल आ रही है, किस चीज़ की आ रही है, और फिर उसने जाकर जो है वो डेड बॉडी को देखा। अब वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे घर वालों में से किसी ने परसीव किया था और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ठीक है। अगर ऐसा बोलेगा तो ये हेयर से एविडेंस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एविडेंस में आ जाएगा, या डेरिवेटिव एविडेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो एविडेंस वो कहता है अगर उसने देखा है, देखने के बारे में है तो गवाह ने खुद देखा हो, अगर सुनने के बारे में है तो गवाह ने खुद सुना हो, और अगर किसी और सेंस के ज़रिए परसीव करने के बारे में है तो उस गवाह ने खुद परसीव किया हो। उसके बाद वो कहता है कि इफ़ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन और टू द ग्राउंड्स on which that opinion is held, it must be the evidence of a person who holds that opinion on those grounds। वो कहता है कि अगर एविडेंस किसी थर्ड पर्सन से कलेक्ट करनी है, यानी कि ऐसा समझ लें कि एक्सपर्ट ओपिनियन है। बेसिकली आर्टिकल नंबर जो है 59 से लेकर 65 तक हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन का पोर्शन है। अब आप उसको 71 के इस पोर्शन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक शख्स है जिसने कोई ओपिनियन अदालत में देना है, तो वो खुद आकर बोले कि जी हाँ मैंने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया, या मैंने जो है इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और ये मेरा ओपिनियन बना है, या जो उसके ग्राउंड्स हैं। अब आर्टिकल नंबर जो 65 है वो हमें ये बताता है कि जब एक एक्सपर्ट बंदा है वो अपना कोई ओपिनियन दे रहा है तो उसकी ग्राउंड्स भी रेलिवेंट होंगी, उनको भी अदालत में जो है वो एडमिजिबल माना जाएगा, उनको पेश किया जा सकता है। तो ये पोर्शन हमें बता रहा है कि भाई अगर एक बंदे ने अपने ग्राउंड्स दिया, अपना ओपिनियन दिया है, तो वो भी जो है खुद आकर बताए। ये नहीं कि एक बंदे ने ओपिनियन क्रिएट किया और उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि जाओ तुम जाकर मेरे बिहाफ पर एविडेंस रिकॉर्ड करवा दो, और वो यहाँ पर आकर कहे कि जी हाँ मेरे जो बॉस हैं उन्होंने ये परसीव किया था, डॉक्टर साहब ने, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। तो ऐसा नहीं है। जिस बंदे ने जो वो अपना ओपिनियन क्रिएट किया है वो और उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो आकर डायरेक्ट बताएगा कि जी हाँ मैंने ये ओपिनियन क्रिएट किया है और ये उसकी ग्राउंड्स हैं। तो ये बेसिकली हमें आर्टिकल 71 बता रहा है कि ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब ये तो हो गया ऑरल एविडेंस के डायरेक्ट होने के बारे में। अब नीचे 2-3 पोर्शंस में उसने उसकी एक्सेप्शंस हमें बताई हैं कि बाज़ सूरतों में ऑरल एविडेंस इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो अब ये देख लेते हैं। वो कहता है प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटीज कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल। वो कहता है कि अगर कोई एक्सपर्ट बंदा है, उसका ओपिनियन किसी किताब के अंदर, किसी रिसाले के अंदर, किसी जरीदे के अंदर शाया हुआ है जो कि कॉमनली सेल होता है मार्केट के अंदर। अब देखें ना, लोग किताबें लिखते हैं अपने एक्सपर्ट ओपिनियन को लेकर। हमारी ही फील्ड में देख लें तो बहुत से वकला हजरात हैं जो कि एविडेंस के ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, कोई मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, कोई बंदा जो है प्लेंट लिखने के ऊपर, ड्राफ्टिंग के ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देता है और उसको एक किताब की शक्ल दे देता है, या कोई बंदा किसी न्यूज़पेपर में कॉलम लिखता है।
तो ये देखें, ये सारे के सारे एक्सपर्ट ओपिनियन हैं जो कि शाया हो रहे हैं बुक्स में या रिसालों के अंदर या न्यूज़पेपर्स में या जरीदों की शक्ल में। तो ऐसी सूरत हाल हो जब किसी एक्सपर्ट बंदे का ओपिनियन शाया हो और सेल हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में एंड द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड, या उस ओपिनियन के ग्राउंड्स जो हैं वो भी शाया हो रहे हैं किसी जरीदे में, किसी बुक में, मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटीज़ इफ़ द ऑथर इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड, और ETC उसने आगे चीज़ें बताई हैं कि अगर एक शख्स है वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे गया है, ठीक है, और वो शाया हो चुका है, जो सूरतें मैंने आपको बताई हैं रिसाला, जरीदा या किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, और वो शख्स या मर गया है या मिल नहीं रहा, या जनाब वाला उसको बुलाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा या बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो ऐसी सूरत में जो उसकी बुक होगी या जहाँ पर भी उसने ओपिनियन अपना सेव करवा के रखा हुआ है, जहाँ पर वो शाया हो चुका है, वो चाहे रिसाला है, न्यूज़पेपर है, अपना कोई जरीदा है, तो उस चीज़ को अदालत में प्रोड्यूस किया जा सकता है एविडेंस के तौर पर। तो ये मतलब है कि उस 71 की ऐसा समझ लें कि एक्सेप्शन है कि ऑरल एविडेंस तो होगा, लेकिन उस चीज़ को जो है वो पेश किया जाएगा, या उस चीज़ को जो है कोई उसका और असिस्टेंट या कोई दूसरा शख्स उसको पढ़कर जो है वो अदालत में गवाही दे सकता है। तो ये उसकी पहली एक्सेप्शन है। उसके बाद जो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, दूसरी जो है एक्सेप्शन बता रहे हैं, शर्त ये है इफ़ ऑरल एविडेंस रेफर टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट, अगर कोई मतलब है कि ऑरल एविडेंस है किसी ऐसी शय के बारे में जो कि डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब किसी शख्स ने कत्ल किया, उससे आला कत्ल बरामद हुआ, तो उसके बारे में भी अब ऑरल एविडेंस रिकॉर्ड करवानी है। अब वो जो गन है वो डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसा होगा द कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स फिट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शन, तो अदालत उस मटेरियल थिंग को जो है अपनी इंस्पेक्शन के लिए जो है हाज़िर करने का हुक्म जारी कर सकती है। तो उसको जो है उस चीज़ को अदालत में पेश किया जा सकता है बजाय उस जो है ऑरल एविडेंस के। उसके बाद तीसरी वो बताता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ अ विटनेस इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड और हिज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, अगर जो है एक गवाह की डेथ हो चुकी हुई है या वो मिल नहीं रहा। अब देखें इसमें वो शहादत अलाल शहादत का कॉन्सेप्ट हमें देने जा रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर वो मिल नहीं रहा और हिज एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस द कोर्ट रिगार्ड्स एज अनरीजनेबल। देखें वो कहता है कि एक गवाह है जो किसी मतलब है कि उसके साथ कोई अनकंडीशनल सिचुएशन जो है वो पेश आ चुकी हुई है, या उस बंदे की डेथ हो चुकी है, या वो मिल नहीं रहा, या इनकेपेबल हो गया है एविडेंस देने के, यानी रेशनल आंसर जो है वो देने के काबिल नहीं रहा, या उसके साथ इस तरीके का कोई और जो है मामला हो गया है या मुल्क से बाहर चला गया है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में होगा अ पार्टी शैल हैव द राइट टू प्रोड्यूस शहादत अलाल शहादा by which a witness can appoint two witnesses to dispose on his behalf except in the cases of hudud। तो इन सूरतों में जो पार्टी है जिसने जो है शहादत देनी है वो शहादत अलाल शहादा के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जो गवाह है वो अपनी जगह पर दो गवाहान को अपॉइंट करेगा और वो आकर उसकी जगह पर शहादत देंगे माँ सिवाय हदूद केसेस, यानी हदूद केसेस से हटकर जो है उस गवाह की जगह पर जो है वो फुरू गवाह आकर गवाही देंगे, यानी उसकी जगह पर जो दो गवाह और आएंगे उनको फुरू गवाह कहा जाएगा और वो आकर उसकी जगह पर जो है गवाही देंगे। अब इस के साथ कुछ उसकी कंडीशंस भी हैं कि भाई जो फुरू विटनेस है उसके साथ क्या क्या मामलात होंगे, किन किन सूरतों के अंदर वो गवाह जो है आकर गवाही दे सकता है और क्या क्या कंडीशंस जो हैं उसके ऊपर लागू होंगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर असल गवाह की गवाही किसी सूरत में अदालत नाकाबिल कबूल करार देती है तो जो फरू गवाह होगा उसकी गवाही भी जो है नाकाबिल कबूल करार दी जाएगी, क्योंकि जो असल ओरिजिनल विटनेस की जगह पर जो विटनेस आ रहा है वो सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल विटनेस है। तो तमाम तर कंडीशंस जो हैं जो ओरिजिनल
विटनेस के ऊपर लगनी हैं वो सारी की सारी उस नए आने वाले गवाह के ऊपर भी लागू होंगी। और दूसरी बात वो ये कहता है कि असल गवाह की तरह फ़ुरू गवाह के ऊपर भी जो है जिरा की जाएगी दूसरी कौंसल की जानिब से, यानी जो दूसरा कौंसल है या जो मुखालिफ कौंसल है, मुखालिफ पार्टी है, उसकी जानिब से इस गवाह पर भी वैसे ही जिरा की जाएगी, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा जैसे कि ओरिजिनल गवाह को किया जाना था। उसके बाद वो कहता है कि जो नया आने वाला गवाह है या जो फ़ुरू गवाह हैं वो रिकग्नाइज भी करते हों ओरिजिनल गवाह को। ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल गवाह है उसके बारे में वो जानते ही ना हो और उनको मतलब है कि जैसे ख़रीद कर गवाही दिलवा दी जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। उनको पिछले गवाह को रिकग्नाइज करना भी ज़रूरी है। उसके बाद वो कहता है कि अगर असल गवाह अपनी गवाही से फिर जाता है, अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत में फिर जाता है, तो फिर फ़ुरू गवाह की जो एविडेंस होगी उसकी एविडेंट्री वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है इनकेपेबल था एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए, अब देखें इनकेपेबल था या कोई औरत है, अब एक पर्दा नशीन खातून है, वो खुद आकर अदालत में गवाही नहीं दे सकती और वो अपनी जगह पर दो गवाहान को अपॉइंट करती है, ठीक है, और कुछ अरसे बाद वो बीबी खुद ही फिर जाती है अपने मौक़िफ़ से, तो जो उसके फ़ुरू गवाह होंगे उनकी एविडेंट्री वैल्यू ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो जनाब वाला फ़ुरू गवाह होंगे वो सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल विटनेस होंगे। तो अगर ओरिजिनल विटनेस ही फिर रहा है तो फिर जो नए गवाहान होंगे उनकी एविडेंट्री वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसा होता है कि फ़ुरू गवाह गवाही दे चुका है और फिर अदालत में जो असल गवाह है वो भी आ जाता है, तो ऐसी सूरत में भी जो ओरिजिनल विटनेस होगा उसकी गवाही को अहमियत दी जाएगी और जो फ़ुरू गवाह होंगे उनकी एविडेंट्री वैल्यू को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब जो फ़ुरू गवाह है वो आकर ऐसे ही शहादत रिकॉर्ड करवाएगा जैसे कि उसको असल गवाह ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं या असल गवाह ने जो है उसको बोला है। अगर वो आकर उससे कंट्राडिक्ट कर जाता है तो वो फिर भी फ़ुरू गवाह की हैसियत जो है वो उसको खो देगा। अब यहाँ पर वो क्या बेसिकली ये रहा है कि जो ओरिजिनल एविडेंस है वो अपनी जगह पर, ओरिजिनल विटनेस है वो अपनी जगह पर दो विटनेसेस को अपॉइंट करेगा। अब दो विटनेसेस जो हैं वो दो मर्द विटनेसेस होने चाहिए, और अब ऐसा होता है कि एक विटनेस तो मर्द है, अब दूसरा विटनेस जो है वो मर्द नहीं है, तो उसके लिए फिर वो दो ख़वातीन को अपॉइंट कर सकता है एक मर्द की जगह पर, यानी फिर जो है फ़ुरू गवाह तीन हो जाएंगे, एक मर्द और दो औरतें। तो ये है हमारा शहादत अलाल शहादा का कॉन्सेप्ट कि जब एक विटनेस जो है किसी सूरत में अदालत में आकर गवाही देने के काबिल नहीं रहता तो फिर वो अपनी जगह पर दो विटनेसेस को अपॉइंट करता है और वो आकर उसकी जगह पर अदालत में शहादत देते हैं। तो आज हमने बेसिकली आर्टिकल नंबर 70 और 71 को डिस्कस किया जो कि ऑरल एविडेंस के साथ डील करते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा कि तमाम तर फैक्ट्स जो हैं उनको ऑरल एविडेंस के ज़रिए प्रूव किया जाएगा। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि ऑरल एविडेंस जो होगा वो डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट और जितने भी हेयर से एविडेंस होंगे उनकी वैल्यू नहीं है। लेकिन हमने कुछ जो है इसकी एक्सेप्शंस पढ़ी, जैसा कि आर्टिकल नंबर 46 और 47 हमें बता रहा है कि स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये भी बेसिकली एक्सेप्शन है। उसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 48 से लेकर 52 तक जो है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो है ये एक हमारा टॉपिक है। तो ये भी बेसिकली इस अपना आर्टिकल 71 ही की एक्सेप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि बाद सूरतों में जो है वो ऑरल एविडेंस डायरेक्ट नहीं होता तो उसकी जगह पर जो है वो इनडायरेक्ट एविडेंस को पेश किया जा सकता है बतौर सेकेंडरी एविडेंस। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए जो है वो दुआ कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।